हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो काफी सारे पेपर्स हो चुके हैं आप लोगों के, और आरबीडब्ल्यूएम का आपको 9th ऑफ नवंबर को आपका पेपर है, राइट। तो आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करें। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेकर आती हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर खुद कराती हूँ, दूसरा आप लोगों को होमवर्क देती हूँ। तो गाइज आप लोग एक्टिवली यहाँ पर पार्टिसिपेट करें। ऑल्दो आरबीडब्ल्यूएम इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, आप सेल्फ स्टडी से भी आप आरबीडब्ल्यूएम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चीजें आसानी से बताई जा रही है, फ्री में आपको सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप इस चीज का फायदा उठाएं। ज्यादा बड़ा मेरा वीडियो नहीं होता है, काफी छोटे छोटे मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स और वीडियोस लेकर आती हूँ ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। तो जाएं जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो हम यहाँ पर मॉड्यूल बी का चैप्टर नंबर 5 देखने वाले हैं, यानी कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैंने प्रीवियस सेशन में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, यानी कि मेरा क्वेश्चन था विच accounting equation represent the relationship between assets, liabilities and bank capitals, यानी कि ऑनर्स कैपिटल। एग्जाम में आया हुआ ये आपका क्वेश्चन था। आपको मैंने इक्वेशंस के बारे में भी बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या है, तो आपको इसमें से स्टेटमेंट्स बताने थे। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है और क्वेश्चंस का आंसर्स किया है। वेरी गुड गाइस, इसी तरीके से आप लोग प्रिपरेशंस करते रहें। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होता? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस बैंक कैपिटल इज द करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए आगे चलते हैं, क्वांटम ऑफ लोन के बारे में जानने वाले हैं, यानी कि हम कितना अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल्स के इनकम का यहाँ पर लोन प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम एग्जांपल से यहाँ पर समझेंगे कि मान लीजिए अगर कोई कस्टमर है जिनको पर्सनल लोन चाहिए, तो जो भी उनका मंथली इनकम होता है उनका 12 टाइम्स हम यहाँ पर अपने कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं। व्हीकल या ऑटो लोन के केस में आप देखेंगे तो 4 टाइम्स उनके एनुअल इनकम का हम यहाँ पर लोन प्रोवाइड करते हैं। हाउसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 48 to 60 टाइम्स हमारे मंथली इनकम का होता है। सबसे ज्यादा अगर आप अमाउंट क्वांटम ऑफ लोन्स की बात करेंगे तो हम हाउसिंग या होम लोन में प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। अब यहाँ पर बात की गई है मार्जिन की, तो मार्जिन का सबसे पहले आप मतलब समझे। मार्जिन का मतलब होता है कुछ अमाउंट आप पे करते हो, बाकी अमाउंट बैंक्स आपको उस अमाउंट पे लोन डिस्पर्स करती है, राइट। तो यहाँ पर कितना मार्जिन लगता है, तो अभी 15 to 30% में भी आप कोई लोन लेने जाते हैं, तरीके का लोन है, उसके हिसाब से आप देखेंगे 15 से 30% का मार्जिन लगता है, जिसमें से 15-30% आप प्रोवाइड करते हो। उसके बाद जो भी बच जाता है 85 to 70% ये आपको बैंक यहाँ पर इस अमाउंट पे आपको लोन डिस्बर्स करती है, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट इसमें क्या होता है, टिपिकली आप देखिए रिड्यूसिंग बेसिस पे होता है। रिड्यूसिंग बेसिस का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई पर्सनल लोन लिया, ठीक है। अब आपने पर्सनल लोन लिया था तो आपने 5 लाख का लिया था, जहां पर आपको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था हर महीने, ठीक है। तो आप यहाँ पर हर महीने कितना ईएमआई भर रहे थे, 60 के ईएमआई भर रहे थे। 1 साल के बाद आपने देखा कि आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए तक का पेमेंट कर दिया है। तो अब आने वाले साल में जो आपका अमाउंट लगने वाला है वो 5 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं लगेगा। अब 5 लाख में से 1 लाख को जब आप माइनस कर दोगे तो 4 लाख पे आपको 12% का यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे आपका अमाउंट पूरा होता जाएगा वैसे वैसे हमारा प्रिंसिपल कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 48 के अब आप हर महीने यहाँ पर ईएमआई देंगे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग बेसिस। याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अब यहाँ पर रीपेमेंट पीरियड की बात करते हैं। रीपेमेंट पीरियड का क्या मतलब होता है? रीपेमेंट पीरियड का मतलब होता है वो टाइम जब आप लोन लेते हो बैंक से और आप उसको रीपे करते हो। एक पर्टिकुलर आपका टाइमलाइन होता है, टाइम पीरियड बैंक आपको प्रोवाइड करती है, उसके अंदर आपको अमाउंट जो भी आपने लोन लिया होता है उसको रीपे करना होता है। तो आप इसका ड्यूरेशन देखेंगे तो वेरी करता है 3 to 30 years डिपेंडिंग ऑन द लोन पर्पस। तो किस तरीके का आपने लोन लिया है, किस पर्पस के लिए लिया है, उसके हिसाब से आपका रीपेमेंट पीरियड वेरी करता है। तो जैसे आप पर्सनल लोन के केस में देखेंगे तो 3 to 5 years के अंदर आपको रीपे करना होता है अमाउंट। ऑटो लोन या व्हीकल लोन के केस में 5 to 7 years। हाउसिंग लोन के केस में आप देखेंगे 5 to 30 years तक का आपको यहाँ पर रीपेमेंट पीरियड होता है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखेंगे, फॉयर। फॉयर क्या होता है?
FOIR का फुल फॉर्म होता है फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस टू इनकम रेशियो। तो बैंक जब भी किसी भी कस्टमर्स को लोन देती है तो वो FOIR का यूज करती है। FOIR का क्या मतलब होता है? FOIR का मतलब होता है कि यहाँ पर मिनिमम नेट टेक होम पे होना चाहिए आफ्टर ऑल द डिडक्शंस। मतलब जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है जिसने पर्सनल लोन लिया, चलिए पहले सबसे पहले इसका हम उसको जानते हैं कि उसकी सैलरी कितनी है। तो मान लीजिए किसी कस्टमर्स की सैलरी 50,000 है, ठीक है। अब उसने पर्सनल लोन लिया जिसका आप EMI हर महीने वो 20,000 भर रहा है, ठीक है। तो बैंक क्या करती है, यहाँ पर मेक श्योर करती है कि अगर वो 20,000 यहाँ पर भर रहा है हर महीने EMI, तो उसके पास यदि 20,000 बचा तो इतना पैसा बचना चाहिए कि जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उसको वो जी सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो पर्सनल लोन का EMI है 40,000 वो हर महीने भर रहा है और 10,000 उसके पास बच रहा है। तो फिर अगर 10,000 में आज के डेट में आप बताओ कुछ होता है क्या? तो अगर इस तरीके से, ताकि क्यों ऐसा किया जाता है, ताकि हमारा जो कस्टमर है या जो हमारा पर्सन है वो दिवालिया ना हो जाए, इसके लिए बैंक क्या करती है, FOIR का यूज करती है, ताकि वो मेक श्योर करती है कि मिनिमम उनके पास जो है नेट टेक होम पे होना चाहिए सारे के सारे EMI डिडक्शंस के बाद, ताकि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को जी सके। उसे हम FOIR बोलते हैं, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे एक और हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, यानी कि अब्राहम मास्लो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जिसको हम हायरार्की ऑफ नीड्स भी बोलते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि हर ह्यूमन का अपना अपना नीड होता है, ठीक है। और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो नीड हम फुलफिल करते हैं, और जैसे जैसे हमारा एक एक स्टेज हम फुलफिल करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मास्लो हायरार्की 5 लेवल में आपका जो है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी होती है। तो कौन कौन से लेवल्स होते हैं उसको देखते हैं। अब इससे आपके एग्जाम्स में तो क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो पहला होता है आपका फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा होता है सेफ्टी नीड, तीसरा होता है लव एंड बिलोंगिंग, जिसे हम सोशल नीड भी बोलते हैं, चौथा है आपका स्टीम नीड, पांचवा है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। जैसे आप देखते होंगे हम छोटे होते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर बड़े बड़े होते हुए फिर शादी होती है, फिर बूढ़े होते हैं, फिर मर जाते हैं। तो क्या देख रहे हैं आप, एक हायरार्की है, एक हमारा स्टेज होता है, और स्टेज बाय स्टेज हम क्या करते हैं, जो भी उस वक्त हमारे स्टेज, हमारे जो प्रोसेस का रिक्वायरमेंट होता है, सबसे पहले हम उसको फुलफिल करते हैं। जैसे अब बच्चे होते हैं तो हमें चॉकलेट्स खाना पीना, हमें घूमना फिरना पसंद होता है, तो उस स्टेज में हम उस नीड को फुलफिल करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर बैंक्स भी कस्टमर्स के नीड को, उनके स्टेजेस को समझने के बाद, नीड्स को समझने के बाद उनको यहाँ पर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है एज पर द मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो फिजियोलॉजिकल नीड में क्या होता है, ये एक बेसिक नीड होता है जहां पर हम रोटी कपड़े और मकान के लिए फाइट करते हैं, ठीक है। फूड हो गया, शेल्टर हो गया, हाउस हो गया, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, फाइट करते हैं। जब हमारा फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो जाता है तो हम सेफ्टी की तरफ चलते हैं, यानी कि हमको यहाँ पर एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी की नीड होती है। और सेंस ऑफ स्टेबिलिटी कब आती है आपको, जब आप जॉब करने लगते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। जैसे ही हमारा जॉब लग जाता है, अब आप ही सोचिए आपकी जॉब लग गई तो आपके एक बेसिक नीड होते होंगे जॉब लगने के बाद, कि मुझे एक घर खरीदना है, किसी की नीड होती होगी कि मुझे शादी करनी है, किसी का नीड होता होगा हमें कार खरीदना है। तो उसी को हम बोलते हैं लव एंड बिलोंगिंग, यानी कि सोशल नीड। तो यहाँ पर हम डिजायर करते हैं कि हमें यहाँ पर कार खरीद ले, घर खरीद ले, शादी कर ले। तो दीज आर द सोशल नीड। फिर आता है स्टीम नीड। स्टीम नीड में क्या होता है, आप यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट का डिमांड करते हैं, यानी कि आपको लगता है आपने सारे स्टेजेस को समझ लिया है, तो अब आप स्टीम नीड में चाहते हो कि लोग आपको सुने, अप्रिशिएट करें, राइट। तो ये होता है आपका स्टीम नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होता है, ये आपका टॉप मोस्ट नीड होता है, जहां पर आप अपने पर्सनल ग्रोथ, जो भी आपके ड्रीम्स होते हैं उसके पीछे भागते हो, उसको फुलफिल करने के लिए यहाँ पर आप क्या करते हो, अपना डिजायर रखते हो, ठीक है। क्योंकि आपका जॉब हो गया, शादी हो गई, आपको बेसिक जो नीड्स से कंप्लीट हो गए, स्टीम नीड, लोग आपकी रेस्पेक्ट भी बहुत कर रहे हैं, आप काफी नामी हो। इसके अलावा आपके पास एक लास्ट स्टेज बनता है जो काफी आप सारी चीजों को आप पार कर चुके हो। तो ये जो होता है, आप इसमें पर्सनल ग्रोथ, अपने ड्रीम, अपने पैशन को यहाँ पर ज्यादा फॉलो करते हो, ठीक है। तो अब बैंक क्या करती है, सारे के सारे आपके नीड्स को, यानी कि पांचों जो आपके लेवल ऑफ नीड्स होते हैं उनको समझ के यहाँ पर आपको बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज देती है। तो अब आपसे एग्जाम में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है
कि फिजियोलॉजिकल नीड को किस तरीके से बैंक समझ के किस तरीके का प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। तो मैंने आपको बोला कि फिजियोलॉजिकल नीड हमारा बेसिक नीड होता है, तो हम यहाँ पर सेविंग अकाउंट, पर्सनल एक्सीडेंट कवर या हाउसिंग लोन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। सेफ्टी नीड में मैंने आपको बताया था जॉब, सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो आप यहाँ पर देखेंगे हम आपको एफडी, आरडी या एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस या टैक्स प्लानिंग प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं। लव एंड बिलोंगिंग या सोशल नीड में क्या होता है, तो आप देखेंगे हम यहाँ पर कार लोन, कंज्यूमर लोन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट लोन, हम हर तरीके के यहाँ पर प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड स्कीम्स अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। स्टीम नीड में आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि स्पेशल टर्म डिपॉजिट लोन, टर्म इंश्योरेंस, सेकंड हाउसिंग लोन या होम इंप्रूवमेंट लोन हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे हर नीड को समझ के बड़ी आसानी से बैंक यहाँ पर क्या कर रही है, अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अभी आपका वो स्टेज है जो आपका एकदम लास्ट टॉप मोस्ट स्टेज है, यानी कि अब ये आपका रिटायरमेंट का स्टेज हो चुका है। तो आपको रिटायरमेंट सॉल्यूशन, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट, पेंशनर लोन वगैरह आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पर बैंक नीड्स को समझ के स्टेजेस बाय स्टेजेस अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। तो अब आपको क्या करना है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जिस भी नीड्स के स्टेज में, उसको आपको याद करना है, क्योंकि इससे आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। कभी फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेता है या कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाई डज अ बैंक कैलकुलेट फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस टू इनकम रेशियो। तो फॉयर के बारे में आपसे पूछा है, मे की एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। 4 ऑप्शन है, टू इनकरेज एक्सेसिव बोरोइंग, टू इंश्योर अ मिनिमम नेट टेक होम पे इज मेंटेन्ड आफ्टर लोन रिपेमेंट, टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, टू एक्सेस द बोरोवर्स क्रेडिट हिस्ट्री। बहुत बेसिक सा सवाल पूछा है, क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग चैट सेक्शंस में इस सवाल का जवाब दें। मेरा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी। आपके लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आपके पास 3 ऑप्शंस है, 3 स्टेटमेंट है, कोर सेविंग अकाउंट, फिजियोलॉजिकल नीड, होम इंप्रूवमेंट लोन, स्टीम नीड, रिटायरमेंट सॉल्यूशन, फिजियोलॉजिकल नीड। अब आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, पहला या दूसरा, दूसरा या तीसरा, पहला या तीसरा, या तीनों के तीनों यहाँ पर करेक्ट है। तो क्या करना है, चैट सेक्शंस में जाएं, फटाफट एक्टिवली यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर्स करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।